नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यस क्लिनिक हेल्थ हॉस्पिटल पर। मैं आज डॉक्टर भी आपको जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के साथ साथ जो जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो जो इफेक्ट होती है, जो जो नुकसान हो रहा है फ्रैक्चर के साथ साथ, वो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फ्रैक्चर के साथ साथ अगर फ्रैक्चर होने होते ही अगर हमें समय पर पता लग जाता है कि हमें फ्रैक्चर हुआ है और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैं अभी बताऊंगा ये बहुत कम रहेगी, बहुत ही ना के बराबर रहेगी। बट फिर भी कुछ फैक्टर होते हैं, उनके साथ साथ और अलग से भी कोई इंजरी होती है जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो इमीडिएट यानी कि फ्रैक्चर होते ही जो जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे पहले हमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वेन्स और आर्टरी जा रहे हैं, वहां से जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं उनकी इंजरी भी हो सकती है। कोई भी ओपन फ्रैक्चर हुआ है या कोई ट्रोमेटिक इंजरी हुई है उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल है उनकी रप्चर हो सकती है। जो सेकंड है कि मसल्स और टेंडन्स, इनकी इंजरी भी कॉमनली हो जाती है फ्रैक्चर होने के बाद। जो हमारी मसल है अराउंड बोन के ऊपर जो मसल्स आ रही हैं और जो टेंडन्स जो जॉइंट के साथ मसल्स को अटैच करवा रहे हैं उनकी भी इंजरी हो सकती है। और जो अब उसके बाद जो विसराज होते हैं बॉडी में, कोई फ्रैक्चर ऐसा होता है जिनका इफेक्ट बोन्स का उसके बाद फिर विसरल ऑर्गन्स पे पड़ता है, जो ऑर्गन्स पे डैमेज करते हैं, जो प्रेशर पड़ जाता है उनका, तो विसरल डैमेज भी हो जाता है फ्रैक्चर होने के साथ साथ। जो उसके बाद है वो है ज्वाइंट पर जो इफेक्ट पड़ता है फ्रैक्चर होने के बाद। अगर एक नॉर्मल ज्वाइंट के साथ अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो फ्रैक्चर उसके साथ साथ उसके ज्वाइंट की डिसलोकेशन भी हो सकती है। ये बड़े कॉमनली तौर पे हो जाता है अगर कोई बड़ी बोन पे अगर फ्रैक्चर हो जाए कोई ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से, तो ज्वाइंट का डिसलोकेशन भी कॉमनली है वहां पर। उसके बाद आता है हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि जो ब्लड लॉस है बॉडी का वो लॉस हो जाए ज्यादा, जो बॉडी का ब्लड है वो ज्यादा अमाउंट में लॉस हो जाए। और वो किन किन फ्रैक्चर्स में लॉस होता है बॉडी का ब्लड, या तो जो हमारे लार्ज बोन होती है, जैसे कुल्ले की बोन होती है, पेल्विस बोन होती है जो, और जो हमारी टांग की बोन होती है ऊपर की तरफ फीमर बोन होती है, अगर उनका फ्रैक्चर हो जाए तो हमें हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। उनके फ्रैक्चर की वजह से ब्लड लॉस होता है। जो कुल्ले की बोन होती है पेल्विस, उसके फ्रैक्चर के बाद कम से कम लगभग 2000 मिलीलीटर तक यानी कि 2 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है। और जो फीमर बोन होती है उसके फ्रैक्चर के बाद जो हेड ऑफ फीमर होता है मोस्टली वहां पर तो 1.5 लीटर तक वहां पर ब्लड लॉस हो जाता है। अब उसके मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना है कि एक तो रिंगर लैक्टिक का सॉल्यूशन देना है 2000 मिलीलीटर, वो 14 नंबर और 16 नंबर कैनुला के साथ देना है। और साथ साथ हमने जो ब्लड है हमारा ब्लड के यूनिट भी पेशेंट को लगाने हैं ताकि हाइपोवोलेमिक शॉक होने से बचा सके। उसके बाद आती है जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कुछ एक वीक तक जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है पेशेंट को फ्रैक्चर होने के बाद, मैं वो बताऊंगा अब। सबसे फर्स्ट है उसमें इन्फेक्शन, यानी कि अगर कोई ओपन फ्रैक्चर हुआ है या मसल इंजरी या बोन हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांस बड़े ही कॉमन चांस है इन्फेक्शन होने के। अब इन्फेक्शन जो सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, ऑस्टियोमाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, यानी कि अगर हमें फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, जो हमारा मसल्स है वहां पर उनका प्रेशर पड़ने लग जाता है, वहां पर पंपिंग एक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। उसके लिए हमने मूवमेंट करवानी पड़ेगी, एक्टिव या पैसिव। जो उसके बाद आता है फिर बहुत ही कॉमन हो जाता है ये भी, लोअर लिम्ब की इंजरी हुई तो डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लोअर लिम्ब की जो इंजरी और फ्रैक्चर हो जाते हैं उनकी इमोबिलाइजेशन के बाद, स्टेबिलिटी के बाद हमें जो वेन्स है उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने पैर को हमने हिलाते रहना, मूवमेंट करवानी है अपने फिंगर्स की और एंकल ज्वाइंट की, जो एंकल पंप करवाते रहना है ताकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। उसके बाद आता है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की ना सांस लेने वाली जो नली होती है उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से जो मीडिएटर रिलीज होते हैं वहां पर इन्फ्लेमेशन के, वहां पर पेशेंट इजिली सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन लेवल 50% तक चला जाता है। अगर 50% तक ऑक्सीजन लेवल चला जाता है तो इसके मैनेजमेंट के लिए हमने 100% ऑक्सीजन देनी है, वेंटिलेटर देना है अपने पेशेंट को, और
और जो केमिकल मीडिएटर रिलीज हो रहे हैं उनके लिए हमने कोई भी मेडिसिन चलानी है अपने डॉक्टर से सलाह लेके। उसके बाद हमारा आता है फैट ग्लोब्यूल्स। जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो बन जाते हैं, वो सेरेब्रल आर्टरी में बने या पल्मोनरी आर्टरी में बन जाते हैं। सेरेब्रल आर्टरी में अगर फैट ग्लोब्यूल्स बन रहे हैं तो जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उनमें वो उसकी वजह से कोमा तक जा सकता है पेशेंट, और अगर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आता है क्रश सिंड्रोम, यानी कि मसल का क्रश हो जाना, मसल का डैमेज हो जाना, और उसकी डैमेजिंग होने के बाद अगर वो ओपन फ्रैक्चर से हो रही है, ओपन हो रही है, वो डैमेज होने के बाद खुल रही है, तो वहां पर क्या होता है कि पेशेंट को एक्यूट किडनी डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब कम आने लग जाता है, ओलिगुरिया हो जाता है पेशेंट को। उसके वो किस वजह से होता है, जो पेशेंट का ओपन फ्रैक्चर होने की वजह से, ओपन मसल होने की वजह से मायोहीमोग्लोबिन एक वो अटैच हो जाता है, उसकी वो साथ में चला जाता है। उसकी वजह से जो रीनल ट्यूबरकल है उनमें ना वो डिपोजिट हो जाता है। उसकी वजह से जो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत कम रह जाता है। उसके बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है वो है लेट कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कुछ लंबे टाइम के बाद जो दिखाई देती है। उनमें सबसे फर्स्ट आती है डिलेड यूनियन, यानी कि जो पेशेंट की बोन है जिसमें फ्रैक्चर हुआ था, जहां पर जो फ्रैक्चर हुआ था वो कोई भी फैक्टर लगा लो, ओल्ड एज का लगा लो या कोई पेशेंट का पर्सनल फैक्टर लगा लो, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन लगा लो, कैंसर लगा लो, जो उसकी वजह से जो यूनियन है बोन का वो नहीं हो पाता, यानी कि बोन अच्छे से जुड़ नहीं पाती, हीलिंग नहीं हो पाती बोन की प्रॉपर, वो आता है डिलेड यूनियन में। उसके बाद आता है नॉन यूनियन, यानी कि हमने पेशेंट की बोन में ग्राफ्टिंग भी की है, वायरिंग भी की है, उसके बाद भी वो प्रॉपर तरीके से जुड़ी नहीं है, वो आता है नॉन यूनियन में। इसके लिए भी वही 3 फैक्टर है, पेशेंट की ओल्ड एज भी हो सकती है, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई भी कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए भी हमने क्या करना है, री यूनियन दोबारा से। जो डिलेड यूनियन है उसमें भी हमने वायरिंग के साथ दोबारा से री यूनियन करवाना है। उसके बाद आता है माल यूनियन, यानी कि पेशेंट के जो कोई भी एल्बो का या फिर नी का कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, जैसे मेनली जो लार्ज वाले फ्रैक्चर होते हैं, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होते हैं, एपिकोंडाइल के फ्रैक्चर होते हैं। कोंडाइलर फ्रैक्चर होने के बाद जो पेशेंट के जो कोंडाइल्स के साथ जो ओसिफिकेशन हो जाता है, वहां पर बॉडी की मूवमेंट, यानी कि जो बोन की मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती उस ज्वाइंट पे, उस ज्वाइंट की प्रॉपर मूवमेंट इसलिए नहीं हो पाती, वहां पर ओसिफिकेशन हो जाता है। ये आता है हमारा माल यूनियन पे या मायोसाइटिस ओसिफिकेशन पे। उसके बाद जो हमारा आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस, यानी कि जो पेशेंट का ज्वाइंट है, मोस्टली ये नी ज्वाइंट पे या एल्बो ज्वाइंट पे, इन दोनों ज्वाइंट पे ही देखने को मिलता है। जो पेशेंट का ज्वाइंट है वो स्टीफ हो जाता है, उसकी मसल्स भी स्टीफ हो जाती है। उसके लिए भी हमने मोबिलाइजेशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ये सब करवाना अपने डॉक्टर से। उसके लिए जो ये आमतौर पर दिखाई देता है बड़े ज्वाइंट्स में दिखाई देता है, जो वेट बेरिंग ज्वाइंट होते हैं, एंकल ज्वाइंट में भी हो सकता है, नी ज्वाइंट में और एल्बो ज्वाइंट में ये कॉमनली होता है। स्टिफनेस आ जाती है ज्वाइंट में, ज्वाइंट प्रॉपर तरीके से मुड़ नहीं पाता अपना। बैठ पेशेंट अगर नी का पेशेंट है तो वो बैठने में, खड़े होने में, उठने बैठने में, चलने में भी परेशानी आएगी पेशेंट को। जो उसके बाद आता है वो आता है रिफ्लेक्स सिंपैथी डिस्ट्रोफी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, ये पेनलेस एक्टिविटी है, यानी कि पेशेंट को पेन रहेगा कंटिन्यूटी में, स्वेलिंग रहेगी कंटिन्यूटी में। इसके लिए भी पेशेंट को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना है। जो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, फिर आता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि जिन बोन्स में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, वहां पर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। आमतौर पे मोस्टली 3 ही बोन होती है बॉडी में जिनमें प्रॉपर तौर से ब्लड नहीं जा पाता। वो होती है, एक तो स्केफोल्ड बोन होती है, एक टैलस बोन होती है जो पैर की बोन होती है, और एक होती है जो हेड ऑफ फीमर होता है हमारा कुल्ले की बोन का, जो टांग नीचे की हड्डी होती है उसका हेड होता है जो फीमर बोन का, वहां पर ब्लड सप्लाई को बहुत कम होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर यूनियन नहीं कर पाता अच्छे से, और इसकी वजह से पेशेंट को एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। वो वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो यूनियन में भी एक इशू आ जाता है इसकी वजह से।
ये सब कॉम्प्लिकेशंस मैंने फ्रैक्चर की बताई है। अगर आपको कोई और सलाह लेनी है इसके बारे में तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को फ्रैक्चर के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, मोस्टली क्या रहता है, पेशेंट जो एल्बो के पेशेंट होते हैं और नी के पेशेंट होते हैं, जो आमतौर पर खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, चलने फिरने में उनको मुश्किल हो जाती है फ्रैक्चर के बाद, तो वो मेरे से सलाह कर सकते हैं या किसी और डॉक्टर से अपनी सलाह कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक होने के लिए भी हम उनको वो करते हैं। थैंक यू, आप वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।